नमस्कार दोस्तों हमने फिल्मों की अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज काफी सुनी कि कैसे कोई डॉन अपना एम्पायर खड़ा करता है और हर गवर्नमेंट ऑफिसर उससे कैसे डरता है, यहाँ तक कि वो लोगों पर कैसे अपना दबदबा बनाता है। उसके पास दौलत शोहरत काफी होता है, लेकिन फिल्मों की कहानी एक तरफ और असली जिंदगी एक तरफ, इनका आपस में ज्यादातर कोई भी संबंध नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े शहरों में ऐसे अंडरवर्ल्ड के किस्से आए दिनों सुनने को मिलते और ऐसे गुंडों का और पुलिस का 36 का आंकड़ा होता है। और अगर कोई डॉन पुलिस को बहुत तंग करता है तो पुलिस सीधा उसका एनकाउंटर कर देती है। एनकाउंटर और डॉन से याद आया, तारीख 18 अक्टूबर 2004 तमिलनाडु का सबसे बड़ा किडनैपर, हाथियों का शिकारी और चंदन तस्कर वीरप्पन तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर किया। एक और एनकाउंटर तारीख 11 जनवरी 1982 मुंबई पुलिस का और आजाद भारत का पहला एनकाउंटर। फेमस गैंगस्टर मैना सुर्वे का मुंबई पुलिस ने वडाला में एनकाउंटर किया। लेकिन कोई भी एनकाउंटर क्यों न हो, सवाल एक ही रहता है कि एनकाउंटर लीगल है, एनकाउंटर के लिए क्या लॉ है, एनकाउंटर कब किया जाता है, एनकाउंटर कौन कर सकता है और एनकाउंटर का ऑर्डर कौन देता है, और ये फेक एनकाउंटर क्या होता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। बस बने रहना वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एनकाउंटर क्या होता है। सिर्फ एनकाउंटर शब्द का मतलब होता है सामना करना, लेकिन हमें एनकाउंटर का क्राइम और पुलिस में क्या मतलब होता है यह जानना है। तो देखो दोस्तों, क्राइम में एनकाउंटर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग प्रोसेस है जिसमें एक और एक से ज्यादा व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा बिना किसी कोर्ट की लीगल कार्यवाही के मारा जाता है, जो लॉ एंड रूल के खिलाफ जाकर काम करते हैं। पुलिस वालों के अलावा किसी भी आर्म फोर्स का जवान भी एनकाउंटर कर सकता है जब उसे सेल्फ डिफेंस में किसी गैंगस्टर और टेररिस्ट को मारना पड़े। एनकाउंटर दो तरह का होता है, पहला जिसमें कोई खतरनाक अपराधी पुलिस या पुलिस सिक्योरिटी की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। ऐसे में पुलिस की वार्निंग से भी नहीं रुका तो उसे पैरों पर गोली मारकर रोकना पड़ता है, और अगर वो अपराधी कोई ऐसी हरकत करता है जिससे पुलिस वालों को खतरा लगता है तो उसे रोकने या पकड़ने के लिए फायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे एनकाउंटर के टाइप में जब पुलिस किसी हाईलाइटेड अपराधी को पकड़ने जाती है तो वो बचने के लिए भागता है। ऐसे अपराधी के पास खुद के हथियार होंगे तो वो गोलीबारी करके उससे पुलिस को घायल भी कर सकता है। ऐसे में पुलिस पर हमला करने पर मुठभेड़ में पुलिस को एनकाउंटर जैसा कदम उठाना पड़ता है। इन दोनों के अलावा काफी कम केसेस में जब खुद गवर्नमेंट को ही किसी क्रिमिनल को खत्म करना होता है तो वो एक टाइप हो गया। जैसा मैंने ऊपर वीरप्पन और मैना सुर्वे के एनकाउंटर बताए थे, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल से शांतता भंग होती है तो क्रिमिनल ने सरेंडर न करने पर एनकाउंटर ये रास्ता होता है। और बाकी दूसरे एनकाउंटर आपने फिल्मों में तो देखे होंगे, लेकिन पहले दो टाइप बहुत कॉमन है और पुलिस कौन सा भी एनकाउंटर करे इन दोनों कारणों को बताकर ही कोर्ट से बच पाती है, नहीं तो पुलिस वाली अपराधी बन जाती है। वह कैसे आप आगे जानेंगे। याद रखिए, एनकाउंटर की स्थिति जब बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का प्रयोग करने से पहले उसे चेतावनी देती है, फिर हवाई फायर करती है। फिर भी अगर वो नहीं रुका तो उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैरों पर गोली मारी जाती है, और तब भी अगर स्थिति कंट्रोल में न आए तो पुलिस शरीर के बाकी हिस्सों पर फायर करती है, जिसे एनकाउंटर कहा जाता है। यह हो गया पुलिस के लिए एनकाउंटर। लेकिन जब तक ये क्राइम सीन और केस कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाता तब तक इसे मर्डर ही कहा जाता है। इस कंडीशन में ऐसे कई पुलिस वाले होते हैं जिनके कोर्ट की वजह से छक्के उड़ जाते हैं, और अगर फेक एनकाउंटर हुआ तो पुलिस वालों को ही सजा हो जाती है, नहीं तो उन्हें सस्पेंड भी किया जाता है। आगे जानते हैं कि एनकाउंटर लीगल है क्या। देखो दोस्तों, एनकाउंटर की कंडीशन तब बनती है जब क्रिमिनल पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता। ऐसे में मुठभेड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे तो एनकाउंटर लीगल नहीं है, लेकिन पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में बचाव के लिए ऐसा कदम उठा सकती है। इसके लिए हमें इंडिया में एनकाउंटर के लिए क्या कानून है ये जानने होंगे, तो चलिए इन्हें भी जानते हैं। दोस्तों, संविधान और कोर्ट दोनों भी एनकाउंटर को लीगल नहीं मानते। इस मामले में कई पुलिस वालों को कई बार सजा हो चुकी है, लेकिन एनकाउंटर बढ़ी रही, जिसका कारण बढ़ते क्राइम ही है। देखो दोस्तों, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्रिमिनल को अरेस्ट करना है और कोर्ट का काम क्रिमिनल दोषी है या निर्दोष है यह देखना है, और दोषी है तो उसे सजा सुनाना है। ऐसे में जब किसी जजमेंट के बिना किसी को पनिशमेंट दी जाती है तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कहा जाता है। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और कोई भी उससे वो छीन नहीं सकता जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं होता और लॉ के अकॉर्डिंग उसे सजा नहीं मिलती। और ऐसे में पुलिस वालों को सजा देने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के लिए कुछ कानून है जो उन्हें हथियार चलाने की परमिशन देते हैं। जैसे कि सीआरपीसी के सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग पुलिस सीरियस क्राइम के अपराधी को पकड़ने के लिए घातक बल का प्रयोग कर सकती है जब वो अपराधी गिरफ्त होने की बजाय भागने लगे या पुलिस वालों पर हमला करने लगे। इसी के साथ आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक सेल्फ डिफेंस के अलग अलग कानून है। जैसे कि सेक्शन 96 के तहत हर व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है। ऐसे में पुलिस की नौकरी खुद एक रिस्क है, तो सेल्फ डिफेंस में कभी कभी गोलीबारी हो जाती है, लेकिन नियम ऐसे है कि पुलिस कभी भी किसी निहत्थे पर गोली नहीं चला सकती। पुलिस को फायर करने का अधिकार तभी है जब उन्हें लगे कि खुद की या किसी दूसरे की जान जाने के पूरे चांसेस है। अब यह हो गई एनकाउंटर करने के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कुछ फेक एनकाउंटर होते हैं। फेक एनकाउंटर मतलब क्रिमिनल की बिना किसी गलती के उसे मारा जाए, जो कोर्ट के हिसाब से लीगल न हो। तो ऐसे में कोई भी एनकाउंटर होने के बाद में क्या सिचुएशन होती है, तो देखिए। सुप्रीम कोर्ट आए दिनों एनकाउंटर पर जजमेंट देती रहती है। ऐसा ही एक 16 पॉइंट का जजमेंट 2014 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके कुछ मेन पॉइंट को देखते। पहले में कहा है कि अगर पुलिस को टिप मिलती है तब उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, जो एक तो हैंड रिटन हो नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो।
इसमें किसी सस्पेक्ट की डिटेल और लोकेशन की डिटेल न हो तो भी चलेगा। दूसरे में कहा है कि अगर किसी टिप में पुलिस हथियारों का उपयोग करती है जिससे किसी की जान चली जाए तो उसकी एफआईआर लिखनी चाहिए और बिना किसी देरी की कोर्ट तक भेजनी चाहिए। तीसरे में कहा है कि किसी भी एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन दूसरी पुलिस टीम से करनी चाहिए, नहीं तो स्टेट की सीआईडी से। चौथे में कहा है कि पूरे एनकाउंटर की इंक्वायरी मजिस्ट्रेट से होना अनिवार्य है। मौतों की जांच के बाद उसकी एक रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जरूर भेजे। पांचवा पॉइंट, एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन तुरंत स्टेट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को देनी चाहिए। छठवां सातवां पॉइंट नॉर्मल है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकती। आठवां पॉइंट, पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाए। नौवां पॉइंट, क्रिमिनल की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना होगा। 10वां पॉइंट, स्टेट के डीजीपी को सभी मुठभेड़ हत्याओं का स्टेटमेंट एनएचआरसी को भेजना होगा। 11वां पॉइंट, एनकाउंटर में दोषी पाए जाने वाले पुलिस ऑफिसर को सजा होनी चाहिए, नहीं तो उसे सस्पेंड करना होगा। 12वां पॉइंट, एक एनकाउंटर के विक्टिम पर निर्भर लोगों को मुआवजा देना होगा। 13वां पॉइंट, संबंधित पुलिस ऑफिसर को अपने सारे वेपन सरेंडर करने होंगे। 14वां पॉइंट, दोषी पुलिस ऑफिसर के घर वालों को घटना की इंफॉर्मेशन देनी होगी जिससे वो लॉयर देख सके। 15वां पॉइंट, एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा और उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिलेगा जब तक केस फाइनल न हो जाए। 16वां पॉइंट, अगर विक्टिम के फैमिली को लगता है कि ऊपर का कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो वो इसकी कंप्लेंट सेशन कोर्ट में कर सकते हैं और सेशन कोर्ट को भी इस मैटर में देखना होगा और कंप्लेंट को न्याय देना होगा। ये वो 16 पॉइंट है जो किसी भी एनकाउंटर में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन्हीं की वजह से पुलिस के हाथ भी कानून से बंधे होते हैं। और यह नियम फेक एनकाउंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बार पुलिस अपना जुलूस निकालने के लिए भी एनकाउंटर कर देती। ऐसे में उनके बचने के चांसेस कम होते अगर वह केस उन पर ही उल्टा आ रहा है तो। इसलिए मैंने ऊपर कहा है कि एनकाउंटर के 2 टाइप होते हैं जो पुलिस वाले सेल्फ डिफेंस में ही कर सकते। इसलिए कोई भी पुलिस वाला क्यों न हो जिसने एनकाउंटर किया है वो सिर्फ ऊपर वाले 2 टाइप बताकर ही बच सकता है और हर पुलिस वाला एनकाउंटर के बाद यही कारण बताएगा। आप कहीं पर भी देखना। बाकी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें कभी कभी देखते ही गोली मारने के आदेश होते हैं जिसे शूट एंड साइड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी वो पॉइंट है जो एनकाउंटर की सच्चाई बताते हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। इस एनकाउंटर के नियमों में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब यह वीडियो बहुत लंबा जा रहा है और मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसलिए अगर वीडियो वायरल हुआ तो अगला पार्ट आएगा, तब तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस बहुत जरूरी और फायदेमंद जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।